एक्ट क्या है, फिर जेंडर में क्या इंक्लूड है, चाइल्ड मतलब क्या है, वुमेन क्या है। तो ये है ना, ये हम लोग सब कभी एक दिन कभी टाइम होगा किसी संडे के दिन तो हम ये एक रीड कर लेंगे कि वॉलंटरी मतलब क्या, विल मतलब क्या, रॉन्गफुल गेन मतलब क्या। तो उसमें हम लोग ज़्यादा मेरे हिसाब से अगर टाइम ये करेंगे तो 2 घंटे तो उसी में ही चले जाएंगे कि इलेक्शन मतलब क्या है, फिर एवरी पर्सन कौन होगा, जज जज किसको बोलेंगे, पब्लिक सर्वेंट कौन है, पर्सन कौन है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ द बीएनएस, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, मंथ एंड ईयर मतलब क्या है, मैन मतलब क्या है, वुमेन मतलब क्या है। तो बीएनएस में जो भी डेफिनेशन दिए हैं वो सब डेफिनेशन इसमें है, उसमें हर छोटी और हर बड़ी चीज़ है। यूजुअली हमें वो पता है कि क्या है ये जनरली, तो इसके जो मेन मेन टॉपिक्स हैं या सारे भी हम लोग पढ़ लेंगे, बट एज ऑफ नाउ वी शुड स्टार्ट विद दी चैप्टर सेकेंड। और चैप्टर सेकेंड के पहले दो एक एग्जाम्पल दिए हैं इसमें कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, ए इंटेंशनली कॉजेस जेड्स डेथ partly by illegally omitting to give Z food and partly by beating Z. A has committed a murder. अब अगर दो चीज़ें हुई है, एक A ने इंटेंशनली Z को मारा है, एक तो उसको खाना ना देकर भूखा रख के, दूसरा उसको मार के, उसको मारा भी है। तो उसकी जो डेथ है वो सिर्फ मारने से नहीं हुई है, क्योंकि वो नहीं खाने की वजह से बहुत दिनों से वीक हो गया था, उसके बाद उसको मारा है। तो दो रीज़न है, तो इस दो रीज़न की दो अलग सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा जो होगी वो एक ही एक्ट की होगी, दोनों चीज़ों को मिला के एक ही एक्ट कहा जाएगा जो होगा मर्डर, कि उसको मारा है उसने। फिर उसके बाद है व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मीन्स ऑफ सेवरल एक्ट, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense. अब अगर किसी एक बंदे ने ऑफेंस को कमिट किया है, कोई मर्डर किया है, कोई चोरी की है, तो उसके साथ दूसरा बंदा इंटेंशनली उसे कोऑपरेट करता है, उसे सपोर्ट करता है, तो वो भी जो है वो ऐसा माना जाएगा कि उसने भी ऑफेंस कमिट किया है। भले वो खुद उसने उसको चाकू नहीं मारा, उसने खुद उसको गन से नहीं मारा हो, लेकिन अगर उसने उसको कोऑपरेट किया है तो वो भी जो है वो जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है, ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड बाय सेवरली एंड एट डिफरेंट टाइम्स गिविंग हिम स्मॉल डोजेस ऑफ पॉइजन। अब ए और बी ने हर बार स्मॉल डोजेस ऑफ पॉइजन दे के जेड को मारने की कोशिश की। A and B administer that the poison according to the agreement with the intent to murder Z. Z dies from the effects of several doses of poison so administered to him. Here, A and B intentionally cooperate in the commission of murder, and as each of them does an act by which the death is caused. तो both are guilty, क्योंकि भले ही दोनों ने अलग अलग टाइम पे जहर दिया है, कभी उसने दिया है कभी उसने दिया है, तो ये नहीं बोल सकते कि लास्ट में जहर तो बी ने दिया था तो बी की वजह से वो मरा है। दोनों ने कंबाइन सेवरली जॉइंटली ये जो है कमिट किया है ऑफेंस, तो दोनों ही दे विल बी गिल्टी, बोथ विल बी गिल्टी ऑफ द थिंग। और इसमें ये नहीं बोलेंगे कि अभी ये एक ही एक्ट है ना, मर्डर है, एक ही एक्ट है बट दो लोगों ने किया है, तो दैट्स वाई बोथ विल बी रेस्पॉन्सिबल। ए एंड बी आर जॉइंट जेलर्स, एक दूसरा एग्जाम्पल है, ए एंड बी आर जॉइंट जेलर्स and as such have the charge of Z, a prisoner. Z एक prisoner है जो जेल में है और A और B जो है वो jailers हैं। Alternatively for 6 hours at a time. तो A का काम है कि वो 6 घंटा Z के ऊपर नज़र रखता है, फिर B का काम है वो 6 घंटा नेक्स्ट 6 hours वो Z के ऊपर नज़र रखता है। A and B intending to cause Z's death. तो A और B ने दोनों ने प्लान किया है कि Z को मारना है। Knowingly cooperate in causing the effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish Z with food supplied to them. For that purpose Z dies of hunger. तो दोनों ने प्लानिंग से उसको मारने की कोशिश की है, तो दोनों ने अपने अपने टाइम में उसको फूड नहीं दिया, they omitted giving food to him, so Mr. Z died of hunger. बोथ ए एंड बी आर गिल्टी ऑफ मर्डर। अब ये नहीं बोल सकते कि मर्डर एक ही हुआ है तो दोनों कैसे गिल्टी है। तो इन्होंने, ज़रूरी नहीं है कि कुछ करने से मरा है, कुछ नहीं करने से मरा है,
उसको फूड नहीं देने से, एब्सटेन फॉर डूइंग। तो अगर ऐसा कुछ काम किया है जो ना करने से किसी की डेथ हुई है, तो देन ऑल्सो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मर्डर। A jailer has a charge of Z, a prisoner, A intending to cause Z's death, illegally omits to supply Z with food, in consequence of which Z is much reduced in strength, but the starvation is not sufficient to cause his death. अभी सेम केस में A जो जेलर है उसने Z जो है वो प्रिजनर है उसको खाना देना बंद कर दिया, बट खाना देना बंद करने से भी वो मरा नहीं है। मतलब एक खाली खाना नहीं देने से उसका डेथ का रीज़न नहीं बन रहा है, वो अभी भी स्टारवेशन से, भूखमारी से मरा नहीं है। ए इज़ डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एंड बी सक्सीड्स हिम। तो अभी ए को ऑफिस से डिसमिस किया गया बिकॉज वो इंचार्ज था एज अ जेलर और उसने खाना नहीं दिया था। अब बी आ गया ए की जगह पे। बी विदाउट कोल्यूजन और कोऑपरेशन विथ ए इलीगली ओमिट्स टू सप्लाई जेड विथ फूड। अभी बी ने कंसल्ट नहीं किया ए को, लेकिन उसने जेड को खाना अपने आप से बंद कर दिया देना, नोइंग दैट ही इज लाइकली देयर बाय टू कॉज जेड्स डेथ एंड जेड डाइज ऑफ हंगर। अब बी ने क्यों खाना नहीं दिया जेड को? क्योंकि बी जो जेलर है उसको पता था कि ए उसको जानबूझ के खाना नहीं दे रहा था और ए चाहता था कि जो जेड है इम्प्रिजनमेंट में जो कैदी है उसको मारना है। तो उसने अपने आप से उसको पार्टनर बना लिया। मतलब ए और बी में कोई ये मीटिंग नहीं हुई थी, ना ही कोई टीम बनी थी और ना ही वो लोग पार्टनर बने थे क्राइम में, बट बी ने एमिकेबली ऐसा किया, अपने हिसाब से उसने उसको खाना नहीं दिया। तो इस केस में बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, बट एज ए डिड नॉट कोऑपरेट विथ बी, ए इज गिल्टी ओनली ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर। अब ए ने तो बी को नहीं बोला था कि मारो, बी ने अपने आप सोचा कि ए शायद मारने की वजह से उसको खाना नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे ए जो है, बिकॉज ए और बी में कोई बात नहीं हुई थी, ए और बी में कोई पार्टनरशिप नहीं हुई थी मारने की, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई थी, तो ए विल बी गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, क्योंकि उसके खाना नहीं देने की वजह से वो मरा नहीं था, जेड जो है वो मरा नहीं था। तो इसीलिए ए विल बी responsible for attempt to murder, whereas B will be responsible for murder, for offense of murder. Where several persons are engaged or concerned in the commission of criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act. अब इसका भी एग्जाम्पल है कि जब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी एक क्रिमिनल एक्ट की कमीशन करने, कमीशन मतलब उस एक्ट को, उस क्राइम को एग्जीक्यूट करना, उसको ये देना, मतलब एक फाइनलाइजेशन देना, कमीशन देना। ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टेंसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ए ने जेड को ऐसे अटैक किया कि सिर्फ वो उसका मर्डर ना हो, मतलब जख्मी हो, जो भी उसने उसको ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डाला कि मर्डर, एक्चुअल मर्डर नहीं हुआ लेकिन मर्डर तक की सिचुएशन तक लेके आया। हैविंग ऑल इल विल टूवर्ड्स जेड एंड इंटेंडिंग टू किल हिम। अब बी जो है, बी का इंटेंशन है जेड को किल करने का, एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू प्रोवोकेशन असिस्ट ए इन किलिंग जेड। तो अब बी ने क्या किया, ए का कोई मकसद नहीं था कि उसको मर्डर करे, उसका मर्डर करने का उसका कोई ये नहीं था, उसको सिर्फ उसको सताना था, तो उसने उसको सताया। लेकिन बी का ये इंटेंशन था कि वो मर्डर करे जेड का, तो बी ने असिस्ट किया ए को इन किलिंग जेड। हियर दो ए एंड बी आर बोथ एंगेज्ड इन कॉजिंग जेड डेथ, बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर एंड ए इज गिल्टी ओनली ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। तो यहाँ पे ऐसे केस में क्योंकि इंटेंशन बी का था उसका मर्डर करने का, तो बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, और ए ने जो कल्पेबल होमिसाइड किया, जितना उसको ये किया, परेशान किया, तो उस हिसाब से उसका वो ऑफेंस का उसका ब्लेम उसके ऊपर आएगा। अब बात आती है पनिशमेंट की। पनिशमेंट एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इन बीएनएस, बिकॉज अभी जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता है, वो न्याय पे ज़्यादा फोकस करती है, पेनल्टीज़ और पनिशमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करती है, बट फिर भी पनिशमेंट तो है। पनिशमेंट इसीलिए है बिकॉज पनिशमेंट ज़रूरी है ताकि जो लोग हैं आगे से वो क्राइम ना करें। पनिशमेंट ऐसी चीज़ है कि जिसको देख के लोग डरने चाहिए। मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर है
अगर वो किसी ने तोड़ा है, किसी ने उसको वॉयलेट किया है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो ही आगे से लोग वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ वो लोग अगर देखेंगे कि कुछ भी चोरी करो, कुछ करो, कुछ सज़ा तो मिलती नहीं है, पनिशमेंट मिलती नहीं है, तो सब लोग कोई भी कुछ भी करेगा। तो पनिशमेंट इसीलिए भी ज़रूरी है। पनिशमेंट इसीलिए भी ज़रूरी है कि जो विक्टिम है उसे कुछ तो जस्टिस मिले। तो इसका मतलब ये नहीं कि ए ने बी का मर्डर किया तो ए को जेल जाएगा तो बी वापस तो नहीं आ जाएगा उनके घर वालों के लिए। बट पनिशमेंट इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जो सोसाइटी है उनको पता चलना चाहिए कि ऐसा करने से ऐसा होता है, सो दैट फ्यूचर में वैसे जो क्राइम्स हैं वो ना हो। अब पनिशमेंट जो होते हैं, पनिशमेंट की थियरी जो होती है उसमें 5 तरह की थियरीज हैं। देयर आर 5 थियरीज ऑफ पनिशमेंट्स एज पर दी BNS, एज पर दी लॉ, कुछ भी बोलो आप। फर्स्ट है रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन जो है उसका मतलब है कि रिवेंज वाली थियरी। रिवेंज वाली थियरी मतलब कि टू पे बैक, कि उसने अगर तुम्हारे साथ गलत किया, चोरी की, तो कोर्ट बोलेगा कि आप उतना उसको पेमेंट करो, आप उतना उसको पे बैक हो। मतलब जो उसको सज़ा मिली है उतनी सज़ा तो इनको मिलनी ही चाहिए। अब ये तो नहीं बोल सकता कि उसने अगर किसी के साथ असॉल्ट किया तो कोर्ट ये तो नहीं बोलेगी कि उसने तुमको 4 थप्पड़ मारे तो तुम भी उसको 4 थप्पड़ मारो। ऑब्वियसली उसको सज़ा देने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए कोर्ट विल गिव अ पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिट्रीब्यूशन कि तुम पे बैक करो। तुमने अगर इसको 4 थप्पड़ मारी है तो तुम उसको 20,000 रुपीज़, 2 लाख रुपीज़, 20 मिलियन रुपीज़, कितने भी जो भी अमाउंट कोर्ट बोलेगी कि उतना आप पे बैक करो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिवेंज काइंड ऑफ है कि इसने तकलीफ दी है तो तुम भी तकलीफ भुगतो। तो तकलीफ भुगतना मतलब कोर्ट ये नहीं बोलेगी कि हम तुम भी वापस इसको मारो, या इसने तुम्हारे साथ असॉल्ट किया तो तुम भी इसे असॉल्ट करो, तो ऐसा कोर्ट नहीं बोलेगी। बट उसे रिवेंज के लिए उसे वो बोलेगी कि रिट्रीब्यूशन करो, मतलब टू पे बैक करो, टू कॉम्पेंसेट। फिर उसके बाद होता है डिटरेंट थियरी। डिटरेंट थियरी मतलब क्या, कि कोर्ट बोलेगी कि ताकि ये क्राइम दोबारा ना हो, सेटिंग अप एन एग्जाम्पल फॉर द पीपल। जनरली पनिशमेंट का मतलब ही यही है इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि देयर शुड बी एन एग्जाम्पल फॉर द पीपल सो दैट इन फ्यूचर दोज क्राइम्स शुड नॉट बी रिकमिटेड बाय द सेम पर्सन एज वेल एज फॉर अदर्स, कि कोई भी उस क्राइम को वापस से कमिट ना करे। तो ये है सेकंड, दैट इज डिटरेंट थियरी। थर्ड है प्रिवेंटिव थियरी। प्रिवेंटिव थियरी मतलब क्या, कि अगर उनको लग रहा है कि कोई क्रिमिनल है, कोई क्राइम कर रहा है, वो खूंखार है, वो इतना मतलब है कि उसको छोड़ ही नहीं सकते बाहर, उसको प्रिवेंट करने के लिए या तो उसको फांसी की सज़ा दे दो या तो उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दो। तो ये प्रिवेंटिव थियरी कब यूज़ होती है, जब उन्हें पता है कि उसको छोड़ देने से भी क्राइम बंद नहीं होगा। अल्टीमेटली पनिशमेंट दिया ही इसलिए जाता है कि वो क्राइम बंद हो, वो सेम पर्सन भी उस क्राइम को ना करे, क्योंकि पनिशमेंट इतनी रिगरस है। और दूसरा ये है कि कोई और भी ना करे वो क्राइम। तो पनिशमेंट जो है इतनी रिगरस है, इतनी मतलब इतनी सीरियस है, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम कि कैसा क्राइम है उस हिसाब से पनिशमेंट सेट होती है। बट पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए कि पहले तो जिस बंदे ने किया है वो खुद भी उस क्राइम को दोबारा ना करे, और दूसरे लोगों के लिए भी एग्जाम्पल सेट हो कि वो वापस से वो क्राइम नहीं करे। तो अब ये जो थियरी है प्रिवेंटिव थियरी, ये प्रिवेंटिव थियरी तब यूज़ होती है जब क्रिमिनल जो है उसको रोकना ही है, मतलब रोकना मुश्किल है। तो क्या करना पड़ेगा, कोर्ट को लगेगा अगर इसे छोड़ दिया, 2 साल की सज़ा या कुछ फाइन लगा के छोड़ दिया, तो वो तो वापस ये करने वाला है, क्योंकि उसने बहुत सारी चोरियां की है, बहुत सारे मर्डर किए हैं, बहुत सारे गलत काम किए हैं ऐसे कोई। तो उनको अगर लग रहा है तो वो क्या करेंगे कि उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देंगे, और एक्सट्रीम केस में उसको डेथ पेनल्टी देंगे। अब डेथ पेनल्टी जब होती है वो एकदम रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस में होगी, मतलब एकदम एक्सट्रीम केस है जहाँ पे सोसाइटी के लिए एक बड़ी बात है, स्टेट के लिए एक बड़ी बात है, वहाँ पे होगा। या फिर टेररिज्म कुछ होगा, या फिर कोई वॉर वेजरिंग कर रहा है, वॉर से रिलेटेड कुछ काम कर रहा है, टेररिज्म कर रहा है, कुछ ऐसा रेप केस है जो निर्भया केस वगैरह था। तो ऐसा कुछ जो हीनियस क्राइम है, मतलब बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि सीरियस क्राइम है, तो ऐसे केसेस में डेथ पेनल्टी होगी एज अ प्रिवेंटिव मेजर, कि लोगों के लिए भी जो है वो सोसाइटी के लिए डेंजर है उस बंदे का बाहर होना, या फिर उस बंदे का बाहर नहीं भी होना
तो भी सोसाइटी के लिए डेंजर है कि ऐसा अगर क्राइम करेंगे तो भी कुछ नहीं होता, 5 साल सज़ा होती है, 10 साल सज़ा होती है। तो लोगों को सबक सिखाने के लिए भी डेथ सेंटेंस जो होगा, अब डेथ सेंटेंस जो है वो यूजुअली होता है टू बी हैंग्ड टिल डेथ। तो ये ब्रिटिश के ज़माने से चला आ रहा है। होता ये है कि अभी मतलब थोड़ा टाइम पहले रिसेंटली कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये डिबेट चालू है कि जो हैंग टिल डेथ है, जो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, तो वो सज़ा कितनी वैलिड है, कितनी सही है। बिकॉज हैंग करना किसी को ये बहुत ज़्यादा पेनफुल डेथ है। तो इसमें डिबेट ऐसा हुआ था कि एक साइड के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये पेनफुल है, नो डाउट, बट पेनफुल सज़ा है, लेकिन उसने क्राइम भी तो ऐसा किया है कि वो थोड़ा पेन अगर उसने लिया भी तो क्या हुआ। मतलब वैसे भी ये रेयरेस्ट रेयर जो है फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, उसमें अगर उसने ये क्राइम ऐसा किया है जो बहुत हीनियस है तो उसको पेन भुगतने दो। उसके डिबेट में सामने दूसरे जो साइड ऑफ द डिबेटिंग पार्टी है या जो भी टीम है, उनका ये कहना था कि आजकल ऐसे इंजेक्शन भी है जिससे इजी मौत दी जा सकती है, तो उसके ऊपर क्रूअल्टी ना दिखा के, इंसानियत दिखा के और उसको इंजेक्शन दे के भी मारा जा सकता है। फिर डिबेट में ये भी सामने आया कि अगर इंजेक्शन देना है तो वो कौन देगा, कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर ही देगा, कोई डॉक्टर ही देगा। अगर कोई डॉक्टर ऐसी इंजेक्शन दे रहा है किसी को मारने की, तो ये तो डॉक्टरी के प्रोफेशन के ही अलग है, विपरीत हो जाएगा। बिकॉज डॉक्टरों को पढ़ाते समय ये सिखाया जाता है कि उनका धर्म है जान बचाना, ना कि लोगों को मारना। तो अगर हम ऐसा उनको करने दे रहे हैं तो वो भी गलत है। तो ये डिबेट तो चल रहा है, वी विल नॉट गो इनटू दैट, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू आइडिया कि डेथ पेनल्टी जो है, अगर हम पेनल्टी की बात कर रहे हैं, प्रिवेंटिव थियरी की बात कर रहे हैं, तो प्रिवेंटिव थियरी में दो तरह की जो सजाएं हैं, वो पनिशमेंट है, वो मिलती है, आइदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फिर डेथ पेनल्टी। उसके बाद आता है कॉम्पेंसेटरी थियरी। कॉम्पेंसेटरी थियरी नाम से ही पता चलता है, जिसमें सिर्फ कॉम्पेंसेशन की बात होती है। तो ये जो टॉर्ट होंगे या किसी ने किसी के साथ चीट किया है या फिर डिवोर्स रिलेटेड चीज़ें होगी, तो ऐसे केसेस में कॉम्पेंसेटरी थियरी यूज़ होती है और कॉम्पेंसेशन जो है वो ही एज अ पनिशमेंट होता है। हाँ, अगर वो कॉम्पेंसेशन नहीं भर पा रहा है तो उसको बोलेंगे या तो फिर तुम कॉम्पेंसेट भरो, या तो फिर तुम अगर अमाउंट जो भी डिपेंडिंग अपॉन दी अमाउंट के कितना कॉम्पेंसेशन का अमाउंट है, उतने महीने तुम जेल चले जाओ, इम्प्रिजनमेंट में रहो। फिर वो इम्प्रिजनमेंट भी सीरियस होगा कि नॉन सीरियस होगा कि रिगरस होगा। कभी इम्प्रिजनमेंट में हार्ड लेबरस वर्क भी कराएंगे उसे, कभी अगर उसका क्राइम एकदम सिंपल है तो उससे नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट में रखा जाएगा, विदाउट उससे कोई काम नहीं करवाया जाएगा, हार्ड लेबर नहीं करवाया जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉम्पेंसेटरी थियरी। उसके बाद आती है रिफॉर्मेटरी थियरी, जो कि इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यूजुअली इंडिया ये चाहता है, भारत ये चाहता है कि ये जो रिफॉर्मेटरी थियरी है वो यूज़ हो। रिफॉर्मेटरी थियरी बेसिकली इज़ अ रिहैबिलेशन काइंड ऑफ अ थिंग। मतलब किसी को करेक्ट करो, उसको पनिशमेंट दे के और बिगाड़ के उसको ख़राब मत करो, उसे सही होने की कोशिश करो। इसीलिए उसको कम्युनिटी सर्विस करने बोलो, अगर वो क्राइम वैसा है तो, डिपेंडिंग अपॉन द हीनियसनेस ऑफ द क्राइम, द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम, द क्रूअलनेस ऑफ द क्राइम। अगर क्राइम अगर वैसा है उसको सही किया जा सकता है, रिहैबिलेशन सेंटर में डाला जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है, उसकी काउंसलिंग की जा सकती है, तो ये होता है रिफॉर्मेटिव थियरी, जो कि एजुकेशन से होगा, उनके काउंसलिंग के होगा, उनके सेशंस से होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि बीएनएस जो है, भारतीय न्याय संहिता जो है, वो रिफॉर्मेशन थियरी पे भी काम करती है, क्योंकि पनिशमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट न्याय इम्पोर्टेंट है। बात ये है कि हेट द क्राइम, नॉट हेट द क्रिमिनल, डू नॉट हेट द क्रिमिनल, जस्ट हेट द क्राइम। कि क्राइम से नफरत करो, क्रिमिनल से नहीं। तो क्रिमिनल को ठीक किया जा सकता है। अब हम देख रहे हैं कि व्हाट आर दी पनिशमेंट्स, जो कि बीएनएस के चैप्टर 2 में है। पनिशमेंट जो ऑफेंडर्स लाइबल होंगे वो है या तो डेथ होगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगा, या फिर इम्प्रिजनमेंट भी दो तरह का होगा। एक तो रिगरस होगा बहुत, जिसमें हार्ड लेबर होगा, दूसरा सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। फिर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर देगी सरकार, कोर्ट प्रॉपर्टी जब्त कर लेगी, तो ये भी एक तरह का पनिशमेंट है। किसी को सिर्फ फाइन लगेगा,
डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम। किसी को कम्युनिटी सर्विस करने बोला जाएगा कि आप इस अनाथ आश्रम में जाके सेवा करो, जो भी आप कम्युनिटी सर्विस कुछ भी दिया जाएगा। अब उसके बाद है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर कम्यूट एनी पनिशमेंट अंडर दिस संहिता। मतलब गवर्नमेंट को, कोर्ट को, किसी को सज़ा सुनाने से पहले जिसने ऑफेंस किया है उसकी कंसेंट लेने की ज़रूरत नहीं है कि तुमको ये सज़ा दे, क्या चलेगा, क्या आपको फ़ाइन भरने आएगा, चलेगा क्या। दे विल नॉट आस्क, दे विल जस्ट गिव द सेंटेंस ऑफ द पनिशमेंट, एनी पनिशमेंट अंडर दिस संहिता to any other punishment in accordance with the section 474 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि CRPC था। तो अभी जो CRPC है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और IPC जो है वो भारतीय न्याय संहिता है। तो ऐसी कोई भी पनिशमेंट का सेंटेंस गवर्नमेंट मतलब कोर्ट दे सकती है इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 474 के साथ जुड़ के उसको कंपाइल करके जो भी उसको सज़ा देनी है वो विदाउट एनी कंसेंट ऑफ ऑफेंडर दे सकती है। एक्सप्लेनेशन ये है, इन केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ or is for an offense against any law relating to a matter to which the executive power of union extends the central government, and in the cases where the sentences whether or मतलब अगर डेथ का सेंटेंस है, डेथ की सज़ा है, तो वहाँ पे पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। डेथ का सेंटेंस आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी कोर्ट नहीं दे देगा। डेथ का जो सेंटेंस का अगर किसी को देना है तो ऑब्वियसली हमने कंडीशन देखी कि बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम हो, कुछ टेररिज्म रिलेटेड हो, वेजरिंग वॉर हो, या कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई क्राइम है जो बहुत हीनियस है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे सोसाइटी के लिए एक लेसन हो, उस बंदे के लिए भी ऐसी चीज़ हो कि ऑब्वियसली वो ऐसा करेगा ही नहीं, मतलब इट विल शुड बी अ लेसन फॉर द सोसाइटी एट अ होल। तो ऐसा अगर सिचुएशन है तो वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन अगर वेयर इन केस वेयर द सेंटेंस इज वेदर ऑफ डेथ और नॉट और इज फॉर ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू द मैटर तो विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड। तो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी सेंटेंस दे सकती है अगर वो डेथ रिलेटेड अदर कोई भी पनिशमेंट है तो, लेकिन डेथ रिलेटेड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर। फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। तो इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years unless otherwise provided। अगर किसी को imprisonment of life बोला गया है तो यूजुअली imprisonment वो 20 years के लिए होगा और अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, या फिर किसी केस में उसमें बोला गया है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब टिल द डेथ ऑफ दैट पर्सन, टिल हिज लास्ट ब्रीथ, ऐसा कुछ है। तो फिर वो जितने भी साल जिएगा, चाहे वो 40 साल जिए, 50 साल जिए, कितने भी साल जिए, उतने साल तक उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। बट यूजुअली अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो वो 20 ईयर्स के लिए है। अदरवाइज कुछ बोला है, स्पेसिफिकली बोला गया है तो और बात है। यूजुअली इट शुड बी ओनली फॉर 20 ईयर्स। सेंटेंस में बी इन सर्टन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्टली रिगरस और सिंपल। तो इम्प्रिजनमेंट के केस में जो भी सेंटेंस होगा वो रिग्रेस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, पार्टली सिंपल हो सकता है, पार्टली रिग्रेस हो सकता है। इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट विच मे बी ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, इट शैल बी competent to the court which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous or such imprisonment shall be wholly simple or that any part of such imprisonment shall be rigorous and rest simple। तो obviously ये court decide करेगा depending upon the case, depending upon the crime कि उस बंदे को जो भी imprisonment का tenure है उसमें से कितने पीरियड तक उसको रिग्रेस है, उसके बाद उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। हो सकता है पूरा टाइम उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दिया जाए, हो सकता है उसके क्राइम के हिसाब से पूरा टाइम उसे सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया जाए, हो सकता है वो डिवाइड हो के साल में 2 महीने उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, बाकी के 10 महीने सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगा। तो ये जो डिसाइड करेगा वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा।
द अमाउंट ऑफ फाइन, लाइबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, ये भी जो है वो पेनल्टी के अंडर ही आएगा, क्योंकि कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसको फ़ाइन अगर भरना है तो कितना भरना है, और अगर फ़ाइन नहीं भरा तो इंटरेस्ट भरना है, और अगर फ़ाइन और इंटरेस्ट दोनों नहीं भरा तो क्या करना है. Where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive in case of an offence punishable with imprisonment as well as fine in which the offender is sentenced to fine whether with or without imprisonment. तो बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जहाँ पे कोई अमाउंट फिक्स नहीं है ऐसे कि इसके लिए इतनी सज़ा होनी चाहिए. तो अमाउंट ऑफ फाइन जो है वो ऑफेंडर को जितना भी पे करवाना है वो अनलिमिटेड है. कोर्ट के पास ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है कि चोरी की तो 500 रुपया, ये किया तो 2000 रुपया. कुछ क्राइम के लिए डिसाइडेड है लेकिन कुछ क्राइम्स के लिए डिसाइडेड नहीं है. तो हर ऑफेंस के केस में कोई ऐसा भी केस होगा जहाँ पे पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट है और विथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों है. कहीं पे ऐसा होगा कि आइदर है, खाली फाइन भरो या फिर खाली जेल में जाओ. अगर आपके पास पैसे हैं तो फाइन भरो और अगर नहीं है तो इम्प्रिजनमेंट करो. तो जो ऑफेंडर को सेंटेंस जो फाइन है जो भी है, तो इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट which sentences such offender to direct by sentence that in default of payment of fine the offender shall suffer imprisonment for certain term. अब एक्चुअली कहने की बात यह है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल कि उसको 5,000 रुपया भरने बोला है, 5,000 रुपया भरो नहीं तो 5 महीने जेल में जाओ, ये एक एग्जांपल है. 5 महीने जेल में जाओ. अब वो 2 महीने जेल गया, उसके बाद उसने बोला कि मैं फ़ाइन भर सकता हूँ 2,000 रुपया, तो उसने 2,000 रुपया भरा. तो उस हिसाब से दे विल प्रपोर्शनेटली कैलकुलेट कि अभी 1 महीना तुम और जेल चले जाओ, उसके बाद तुम्हें निकालेंगे. बिकॉज आइडियली जो फाइन है 5 महीने का 5,000 है, तो वो हिसाब से अगर तुम 2 महीने जेल आने के बाद 2,000 भर रहे हो तो फिर भी 1 महीना तुम्हें जेल जाना चाहिए. सिमिलरली अगर वो बोलेगा कि अभी 2 महीने हो गए हैं मुझे जेल आके, अभी हम लोगों ने पैसे जमा कर लिए हैं, अभी मैं 4,000 भर सकता हूँ, तो अभी वो 4,000 भर रहा है तो उसको 3,000 नहीं लेंगे, उसे 1,000 रिफंड नहीं देंगे, उसको बोलेंगे अभी बाकी की सज़ा जो है वो यू आर मतलब फ्री फ्रॉम दैट. तो ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट के सामने कितना इम्प्रिजनमेंट है. हो सकता है वो बंदा जेल जाने से पहले ही पूरा अमाउंट लेके आ रहा है कि आई वांट कि मैं फ़ाइन भरने के लिए तैयार हूँ, तो फिर वो फ़ाइन भर लेगा, उसको इम्प्रिजनमेंट प्रिजन में जाने की ज़रूरत नहीं है. तो ये जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी, मतलब जो अथॉरिटी है, जो कोर्ट ने वो केस सुनाया है, जिसने वो सेंटेंस दिया है, वो ऑफेंडर को डायरेक्ट करेगी कि अगर तुमने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया, फ़ाइन में डिफ़ॉल्ट किया, तो तुमको उतना इम्प्रिजनमेंट का सर्टन टर्म है वो तुमको तो भरना पड़ेगा, इम्प्रिजनमेंट देना, जेल में जाना पड़ेगा. इन विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट टू विच ही मे हैव बीन सेंटेंस्ड और टू विच ही मे है लाइबल अंडर अ commutation of a sentence. So the term for which the court directs the offender to be imprisoned in a default of payment of a fine shall not exceed 1/4 of term of imprisonment. तो उसका जो इम्प्रिजनमेंट ऑफ जो भी है, फॉर एग्जांपल उसको 4 महीने का इम्प्रिजनमेंट है, तो उसका 1/4 से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए. अगर वो फ़ाइन में डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उसको फ़ाइन भरने बोला है 4,000 रुपीज़, और अगर वो फ़ाइन नहीं भर पा रहा है तो उसके अगेंस्ट जो उसको इम्प्रिजनमेंट बोली गई है, फॉर एग्जांपल उससे बोला गया है कि 4 महीने का इम्प्रिजनमेंट है, तो उसका 1/4 जो है, मतलब 1/4 इज़ 4 महीने का 1/4 इज़ 1 मंथ, तो 1 मंथ से ज़्यादा उसको जेल नहीं हो सकती है. अब कहने का मतलब ये है कि जितना उसका फ़ाइन है उस हिसाब से उसका इम्प्रिजनमेंट होगा. वो जितना फ़ाइन भर पाएगा उतना भर लेगा, बाकी का जो फ़ाइन नहीं भर पाएगा उतना उसको इम्प्रिजनमेंट जो है वो सेंटेंस मिल जाएगा. तो द ऑफेंस बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन. तो अगर उसका फिक्स्ड अमाउंट है, उसका ऑफेंस के लिए कुछ ऐसा है कि फिक्स है, अगर उसने फ़ाइन भरा या नहीं भरा फिर भी उसको इम्प्रिजनमेंट है, और वो बोलता है अभी कि फ़ाइन तो मैं भर ही नहीं सकता,
तो फिर उसका इम्प्रिजनमेंट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि उसने फाइन नहीं भरा है। किसी बंदे के ऊपर सेंटेंस है, मतलब उसको जो डिसीजन आया है कोर्ट का वो ये है कि ही हैव टू पे 5,000 रुपीज़ प्लस 2 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट। अब उसने 2 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट हो गया, अब वो फाइन भरने के लिए रेडी ही नहीं है, वो भर ही नहीं पा रहा है, तो फिर उसका जो भी पीरियड होगा वो एक्सटेंड हो जाएगा इम्प्रिजनमेंट, बिकॉज वो फाइन नहीं भर पाया। इफ़ द ऑफेंस इज पनिशेबल विथ फाइन और कम्युनिटी सर्विस, अगर ऐसा कुछ है कि जहाँ पे उसको कम्युनिटी सर्विस और फाइन दोनों पनिशमेंट मिली है, एक तो पैसे भरने हैं उसको और कम्युनिटी सर्विस भी करनी है, द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन और डिफॉल्ट इन कम्युनिटी सर्विस शैल बी सिंपल and terms of which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine or in default of community service। तो अब अगर किसी बंदे को दोनों पनिशमेंट मिली है, एक तो फाइन भी मिली है, मतलब 5,000 रुपया भी, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ भरना है, तो उसको 10,000 रुपीज़ भी भरना है और किसी अनाथ आश्रम में जाके सेवा भी करनी है, या कहीं ओल्ड एज में जाके उसको कुछ भी कम्युनिटी सर्विस करने के लिए बोला है गवर्नमेंट ने, तो कम्युनिटी सर्विस और फाइन दोनों ही बोला गया है। अब अगर उसने डिफ़ॉल्ट किया फाइन में या कम्युनिटी सर्विस में, तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगा, क्योंकि तुम फाइन भी नहीं भर रहे हो, कम्युनिटी सर्विस भी नहीं दे रहे हो, तो अब तो तुमको जेल होगी, लेकिन वो एक्सीड नहीं होगी। किससे? 2 मंथ्स व्हेन द अमाउंट ऑफ फाइन डज नॉट एक्सीड 5,000 रुपीज़। अब अगर उस पर पेनल्टी 5,000 की है, जो भी पेनल्टी उसको लगी थी, जो भी फाइन उसको लगा था, वो सिर्फ 5,000 तक का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने उसको इम्प्रिजनमेंट होगी। सिमिलरली अगर उसका फाइन 10,000 है तो 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 4 महीने जेल होगी। और 4 मंथ्स व्हेन अमाउंट ऑफ फाइन डज नॉट एक्सीड 10,000, अगर 10,000 तक है तो 4 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट। 10,000 से भी ऊपर का फाइन है, 1,00,000 रुपया फाइन है, तो उसको 1 साल तक जेल जाना पड़ेगा। मतलब अगर फाइन है और कम्युनिटी सर्विस है, आपने फाइन भी नहीं भरी, कम्युनिटी सर्विस भी नहीं किया, तो कोर्ट तो आपको छोड़ नहीं देगी, तो आपको जेल जाना होगा। और जेल जाने का जो पीरियड है वो डिसाइड होगा अमाउंट ऑफ फाइन के ऊपर। अगर फाइन 5,000 तक है तो 2 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट, अगर 10,000 तक है तो 4 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट, अगर उससे ज़्यादा है, 10,000 से ज़्यादा का फाइन है, तो 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट। एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया, द इम्प्रिजनमेंट विच कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन और in default of community service may be of any description to which offender might have been sentenced for offense। तो अगर किसी को imprisonment मिला है, कोर्ट ने दिया है, कब दिया है? अगर किसी ने फाइन नहीं भरा है या कम्युनिटी सर्विस जो है वो उसका डिफ़ॉल्ट किया है, कम्युनिटी सर्विस उसको करनी थी वो नहीं की है, तो वहाँ पर जो सेंटेंस होगा, ऑफेंस का सेंटेंस होगा, तो उसको इम्प्रिजनमेंट में जाना पड़ेगा। तो उसके नीचे हमने देखा कि कितने टाइम तक उसको जेल में जाना पड़ेगा, अगर उसने फ़ाइन नहीं भरा, अगर उसने कम्युनिटी सर्विस में डिफ़ॉल्ट किया तो। अब the imprisonment which is imposed in default of payment of a fine shall terminate whenever that fine is either paid or levied by process of law। तो imprisonment impose होगा उसके पेमेंट, अगर उसने पेमेंट नहीं भरा है तो ही, तो उससे टर्मिनेट हो जाएगा उसका फाइन। मतलब ऐसा नहीं कि इम्प्रिजनमेंट मिला फाइन भी भरो, फाइन नहीं भर पा रहा है इसीलिए तो उसे इम्प्रिजनमेंट मिला है। तो अगर इम्प्रिजनमेंट उसने कंप्लीट किया, वो जेल जाके आया, तो अब उसको फाइन भरने की ज़रूरत नहीं है। If before the expiration of a term of imprisonment fixed in default of payment, such a proportion of fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than proportional to the part of fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। अगर हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट के बाद उसने पेमेंट कर दी, तो अगर उसने पेमेंट कर दी तो वो प्रपोर्शनेट टाइम देखेंगे कि 5 महीने के हिसाब से अगर उसको 5,000 भरने हैं, 4 महीने के हिसाब से अगर उसे 10,000 भरने हैं, तो उसने 2 महीने का अगर इम्प्रिजनमेंट कंप्लीट कर लिया तो फिर से उसे 10,000 नहीं मांगेंगे। 2 महीने का उसका इम्प्रिजनमेंट हो चुका है तो उसे सिर्फ 5,000 ही मांगेंगे कि अभी बैलेंस ही पेमेंट करना है, और बैलेंस पेमेंट करने के बाद उसका जो इम्प्रिजनमेंट है वो
टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब अब उसके और जेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसका ही यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, the fine or any part thereof which remains unpaid may be levied at the any time within 6 years after passing of sentence। तो कभी भी फाइन अगर लगानी है वो अनपेड है, कोर्ट ने कोई भी फाइन लगाई है जो अनपेड है, तो वो अगर अनपेड है मे बी लिविड एट एनी टाइम विद इन, तो सेंटेंस के 6 इयर्स के बाद तक जो कोर्ट है उस पे अंडर द इफ अंडर द सेंटेंस इफ ऑफेंडर इज लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 इयर्स। अब फाइन जो उस पे लगेगा जो अनपेड है, उस दो चीज़ें लगी हैं एक बंदे पे, फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों। अब अगर उसने फाइन नहीं पे किया जो उसको लगाई गई है एट एनी टाइम विद इन 6 इयर्स आफ्टर पासिंग द सेंटेंस आ गया, डिसीशन आ गया, डिसीशन आने के 6 साल तक उस पर जो फ़ाइन है वो अनपेड है, उसने अभी तक फ़ाइन नहीं पे किया है, 6 साल हो गए उसका डिसीशन आके, 6 साल तक भी उसने पेमेंट नहीं किया है। अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर इज़ लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 इयर्स। अब उसे 6 साल की सज़ा है और उसको फ़ाइन भी था, उसको कोर्ट ने सज़ा दिया कि 6 साल का जेल और फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपीज़ उसको भरना है। अब 6 साल हो गए पूरे, अब भी उसने फ़ाइन नहीं भरा 10,000, तो उसकी जो 6 साल की सज़ा है वो एक्सटेंड हो जाएगी, फ़ाइन के बदले इम्प्रिजनमेंट। देन एट एनी टाइम प्रीवियस टू एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड एंड द डेथ ऑफ ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी एनी प्रॉपर्टी विच वुड आफ्टर हिज डेथ बी लीगली लाइबल फॉर हिज डेथ। और अगर ड्यूरिंग दैट 6 इयर्स, मतलब केस ऐसा है कि एक बंदा है, उसको फॉर एग्जाम्पल 10,000 नहीं, हम 1,00,000 पकड़ते हैं, 1,00,000 पकड़ते हैं, 1,00,000 फाइन है उसके पास और उसको 6 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट है। अब वो पूरे 6 साल जेल में है, अभी तक भी उसने 1,00,000 रुपया भरा नहीं है, उसको भरने थे फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों, तो पूरे 6 साल कंप्लीट हो गए, अभी भी उसने फाइन नहीं भरा 1,00,000। अब उस दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है उस बंदे की, तो गवर्नमेंट कोर्ट उसके प्रॉपर्टी में से भी वो 1,00,000 जो है वो ले सकती है। ऐसा नहीं कि उसके मरने से उसकी पेनल्टी भी चली जाएगी। अगर उस पर फाइन लगा हुआ है और उसकी पर्सनल कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी में से कोर्ट 1,00,000 रुपीज़ ले सकती है। और ये अगर 6 साल हो गए उसके बाद भी अभी उसने पैसे नहीं भरे हैं और वो ज़िंदा है, तो कोर्ट उसे बोलेगी कि आपका जो इम्प्रिजनमेंट का पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाएगा बिकॉज आपने फ़ाइन नहीं भरी है। तो उसके मरने से भी उसका जो फ़ाइन का अमाउंट है वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। उसके पर्सनल एसेट्स में से अगर है तो, अगर नहीं है तो बात ही ख़त्म। अगर उसके पर्सनल एसेट्स कुछ है तो उसमें से जो है कोर्ट वो अमाउंट उससे ले सकती है, जो भी 1,00,000 का पेनल्टी या फ़ाइन अमाउंट है वो। फिर द फाइन और एनी पार्ट thereof which remains unpaid, हाँ ये तो हमने पढ़ा, बी लीगली लाइबल फॉर हिज डेथ, तो उसकी डेथ के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी में से कोर्ट जो है वो फाइन ले सकती है। लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, तो जब एक ऑफेंस के साथ बहुत सारे ऑफेंसेस इन्वॉल्व है, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारे ऑफेंसेस, बहुत सारे सेक्शन लग गए हैं उसके, तो क्या लिमिट करेंगे, मतलब बोलेंगे असॉल्ट भी किया, फिर चोरी भी की, फिर मर्डर भी किया, तो एक एक चीज़ के लिए नहीं मारेंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने किसी को हंटर से मारा तो 50 बार हंटर से मारा, तो अगर दूसरे किसी बंदे को एक बार हंटर से मारने की सज़ा जो है वो 3 साल मिली है, तो इसको 20 बार अगर इसने किसी को हंटर से मारा है तो 20 × 3 60 ईयर्स की सज़ा नहीं देंगे, हंटर से मारने की सज़ा जो होगी वो ही देंगे। मतलब सेवरल ऑफेंसेस हैं अगर कंबाइंड, तो ये तो हंटर का मारने का तो एक फालतू एग्जाम्पल था, बट कोई भी ऐसी चीज़ें जो सेवरल ऑफेंसेस हैं तो उसके लिए एक लिमिट होगा पनिशमेंट का, एक एक चीज़ अलग अलग करके उसका पनिशमेंट नहीं होगा, उसको कंबाइन करके एक ऑफेंस में जो सज़ा होनी चाहिए वो एक लिमिट होगी उस पनिशमेंट की। तो वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स, एनी ऑफ विच पार्ट इज़ इटसेल्फ एन ऑफेंस, तो एक कोई अगर ऑफेंस है उसमें बहुत सारे पार्ट्स इंक्लूडेड हैं,
बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट अपने आप में एक अलग ऑफेंस है. द ऑफेंडर शल नॉट बी पनिश्ड विथ पनिशमेंट ऑफ मोर देन one of such his offenses unless it is be so expressly provided. Unless expressly provided, उसको हर चीज़ की अलग अलग सज़ा नहीं होगी, उसकी जो कंप्लीट ऑफेंस होगा उसके लिए उसको सज़ा होगी. वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस falling within two or more separate definitions of a law and a force for the time being in force by which offenses are defined or punished. जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी अगर एक कोई केस होता है जहाँ पे वो टॉर्ट भी है और वो क्राइम भी है, तो अगर दोनों है तो कुछ, अगर दो सेपरेट डेफिनेशन है एक चीज़ के, तो कुछ एक को कंसिडर करके डिफाइन करके उसके हिसाब से उसे पनिशमेंट होगी. सेवरल एक्ट्स ऑफ विच वन और मोर देन वन would by itself or themselves constitute an offense constitute when combined a different offense. तो ऐसे भी बहुत सारे एक्ट होंगे, जब वो एक से ज़्यादा होंगे तब वो कुछ और ऑफेंस बन रहा है, और अगर कंबाइन कर रहे हैं तो वो एक अलग ही ऑफेंस बन रहा है. तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे फोर्सफुली असॉल्टिंग है, किसी के साथ हरेसमेंट है, किसी को फिजिकली कुछ हार्म पहुंचाना है. तो द ऑफेंडर शेल नॉट बी पनिश्ड विथ मोर सीवियर पनिशमेंट देन द कोर्ट विच ट्राइज हिम कुड अवॉर्ड फॉर एनी वन ऑफ सच ऑफेंसेस. तो अगर कोर्ट जो है उसको ऐसा इतना सीवियर पनिश नहीं करेगी कि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग करेगी. मतलब अगर ऐसे किसी भी एक ऑफेंस के लिए कोर्ट अगर यूजुअली उसको, फॉर एग्जांपल किसी ने चोरी की है, तो यूजुअली ऐसे केस में कोर्ट जो है वो 6 साल की सज़ा सुनाती है. अब इसने 10 चोरियाँ की है एक साथ, तो उसको 6 साल इंटू 10 60 ईयर्स की सज़ा नहीं सुनाएगी. तो वो बहुत मोर सीवियर पनिशमेंट नहीं होगी. यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, उससे बहुत इजीली समझ में आएगा. ए गिव्स 50 स्ट्रोक्स विद अ स्टिक. ए ने जेड को 50 टाइम्स स्टिक से मारा. ए मे हैव committed the offense of voluntarily causing hurt to Z by whole beating, and also by each of blows which make up the whole beating. If A were liable to the punishment of every blow, he might be imprisoned for 50 years. तो अगर कोर्ट यूजुअली किसी को, अगर किसी ने किसी को स्टिक से मारा है, किसी ने किसी को स्ट्रोक किया है विद अ स्टिक, तो अगर कोर्ट 1 साल की सज़ा देती है, किसी बंदे ने, किसी दूसरे बंदे ने किसी को छड़ी से मारा है, स्टिक से मारा है, तो कोर्ट ने उसको 1 साल की सज़ा दी. अभी इसने तो 50 स्ट्रोक मारे, तो क्या इसको 50 साल की सज़ा देगी? तो नहीं. तो ही विल बी लाइबल फॉर 1 पनिशमेंट फॉर होल बीटिंग. बट इफ वाइल ए इज बीटिंग जेड वाई इंटरफियर्स. अब हुआ ये कि ए जब जेड को मार रहा था तब वाई बीच में आ गया. अब ए को मारना तो जेड को ही था, लेकिन वाई बचाने के लिए बीच में आ गया और वाई को भी लग गया. तो ऐसे केस में ए जो है वो 2 चीज़ों के लिए पनिशमेंट होगी. एक जो जानबूझ के मारा, मतलब जो मारना चाह रहा था जेड को, और दूसरा जो वाई को लग गया. भले ही जानबूझ के नहीं लगाया, वाई बीच में आया, बट उसको 2 अलग अलग चीज़ों के लिए सज़ा मिलेगी. यही उसने एक ही बंदे को 50 बार भी स्टिक मारी है तो उसको सेम सज़ा होगी. लेकिन 2 अलग अलग लोगों को, इसको 50 मारे और उसको 1 मारा, तो भी इसको 2 ऑफेंसेस की सज़ा होगी. 2 अलग अलग सेपरेट चीज़ें हैं. यहाँ पे नहीं बोलेंगे कि तो वो 50 लोगों को डंडे मारेगा, तो वैसा नहीं होगा. अगर उसने एक बंदे को 1 स्ट्रोक मारा हो या 50 मारा हो तो सज़ा सेम है. सिमिलरली उसके साथ दूसरा कोई बंदा, उसको उसने गलती से मारा हो या उसको वो बीच में आ गया उसको बचाने के लिए, बट उसने उसको मारा तो है ही, तो उसको भी उतनी सज़ा तो मिलेगी ही कि उसने जो वाई को भी मारा है इस केस में. अब पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस specified in the judgment, but that is doubtful of which of these offenses he is guilty. अब बहुत सारे offenses एक बंदे ने किए हैं. अब ये डाउटफुल है कि उसमें से कौन से ऑफेंस के लिए वो सही में गिल्टी है. किए तो है उसने ऑफेंस, उसमें से कुछ के लिए वो सही में गिल्टी है और कुछ के लिए वो गिल्टी नहीं है. द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस
फॉर विच द लोवेस्ट पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड। अब लॉ ये बोलता है कि अगर बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, एक चोरी है, एक रॉबरी है, एक असॉल्ट है, एक डिफेमेशन है, एक ट्रेस पासिंग है, ऐसे बहुत सारे उसने, एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत सारे उसने ऑफेंसेस किए हैं, तो उसमें से समझ नहीं आ रहा है किसका वो गिल्टी है किसका नहीं है। तो कोर्ट अगर उसको सेंटेंस सुनाना है कोर्ट को, तो वो लोवेस्ट पनिशमेंट जो होगा इन सब चीज़ों में, जिसमें सबसे लोवेस्ट पनिशमेंट होगा वो उसको सेंटेंस सुनाएगी कोर्ट। तो द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर द ऑफेंस, तो उसको फिर एक किसी ऑफेंस के हिसाब से सज़ा मिलेगी, क्योंकि गिल्टी है वो डाउटफुल है, कोर्ट को डाउट है कि वो गिल्टी है या नहीं है, कौन से ऑफेंस के लिए गिल्टी है, कौन से ऑफेंस के लिए नहीं है, कौन से ऑफेंसेस सही हैं, कौन से नहीं हैं। बहुत सारे ऑफेंसेस तो उस पर लग गए हैं, लेकिन कहीं किसी का एविडेंस कुछ है नहीं। तो ऐसे केस में जो ऑफेंडर है उसको लोवेस्ट पनिशमेंट जो है वो प्रोवाइड होगी, इफ़ द सेम पनिशमेंट इज़ नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल। अगर सबके लिए सेम पनिशमेंट नहीं है, हो सकता है कोर्ट ऐसा बोले कि सारे क्राइम को मिला के सेम पनिशमेंट दे दिया, लेकिन कहीं अगर नहीं पता चल रहा है तो लोवेस्ट जो पनिशमेंट होगा वो उसे मिलेगा। अब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, ये हमने उस दिन किया था। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब एक ऐसी जगह पे कन्फाइन कर लेना, एक ऐसी जगह पे मतलब ऐसी जगह पे अकेला उसको आइसोलेटेड छोड़ देना किसी भी इंसान को एज अ पनिशमेंट, कि वहाँ पे एक सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही है, एकदम अकेला रह रहा है इंसान। तो एक तरह का ये ह्यूमन जो मतलब ह्यूमन टॉर्चर बोल सकते हैं, कि वो बंदा डिप्रेशन में भी जा सकता है। तो वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच अंडर दिस संहिता द कोर्ट हैज़ अ पावर टू सेंटेंस हिम टू रिगरस इम्प्रेजनमेंट। अगर रिगरस इम्प्रेजनमेंट देना है, बहुत ज़्यादा हीनियस क्राइम है, बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम है, और कोर्ट को पावर है भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से कि उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना है, तो कोर्ट ऐसा सेंटेंस दे सकती है। ऑफेंडर शैल बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट टू विच ही सेंटेंस्ड नॉट एक्सीडिंग 3 months इन अ होल। तो 3 महीने से ज़्यादा पूरा मिला के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का जो पीरियड होगा वो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है उसकी सज़ा 15 साल की है, बट जो पूरा उसमें से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का पीरियड होगा वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज ह्यूमन राइट्स वाले भी ये बोलते हैं कि वो एक इंसान के साथ अमानवीय है। अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट एक्सीड 6 months। अगर उसकी टोटल सज़ा ही 6 months की है, तो उसमें से 1 महीने से ज़्यादा उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा नहीं सुनाई जा सकती है। अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months, अगर उसकी सज़ा 6 महीने से 12 साल तक है, 12 महीने तक है, मतलब 6 महीने से 1 साल तक है। इन शॉर्ट 1 साल तक की सज़ा है, उसको इम्प्रिजनमेंट बोला गया है। तो उसमें से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो सीरियस है, एकदम अकेले में बिठा देंगे, एकदम काली कोठरी में बिठा देंगे जहाँ पे कोई भी नहीं आएगा, ना उसको खाना मिलेगा ना कुछ होगा, एकदम वो अकेला रहेगा, खाना शायद मिलता भी हो बट कोई भी नहीं आएगा, एक सूरज की किरण भी नहीं आएगी, एकदम ब्लैकआउट में रहेगा, वो सन रेज भी नहीं देखेगा। तो वो 2 months तक टाइम, उसको मैक्सिमम 2 months तक रख सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, अगर उसकी इम्प्रिजनमेंट की सज़ा 6 महीने से लेके 1 साल तक की है, और मैक्सिमम 3 months, चाहे वो कितने भी साल का हो, 1 साल से ऊपर कितने भी साल का इम्प्रिजनमेंट हो, चाहे 30 साल हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्यों ना हो, तो भी उसको जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 3 months से ज़्यादा नहीं हो सकती। लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या है? इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट अ टाइम। ये जो 3 months, 2 months, 1 month है, ये भी कंटिन्यू नहीं होगा। 14 days से ज़्यादा एट अ टाइम नहीं हो सकता। भले ही उसको 3 महीने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना है, कोर्ट ने सज़ा दी है, सपोज उसको 12 साल की सज़ा सुनाई गई है इम्प्रिजनमेंट की, तो 12 साल है, मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट तक की जो लिमिट है कोर्ट कब कितना दे सकती है? 3 months। तो कोर्ट ने सेंटेंस में दिया कि ही विल बी जो भी उसका इम्प्रिजनमेंट पीरियड है वो 12 years क्या है, उसमें से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट विल बी 3 months, 2.5 months, 1 month, जितना कोर्ट को लगेगा। बट ये 3 months, 2 months, 1.5 month भी कंटिन्यू एक साथ नहीं होगा। वो 14 days जो होगा वो मैक्सिमम पीरियड होगा एट अ टाइम।
with intervals between the period of a solitary confinement of not less than duration such periods. तो 14 days फिर वापस उसको गैप दे दो, चाहे 5 दिन का ही गैप दे दो, लेकिन उसके बाद फिर से अगर उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना है तो एट अ टाइम 14 days होगा, फिर गैप होगा. And when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in any month of whole imprisonment awarded. अब अगर किसी को 3 महीने का solitary confinement है, टोटल 3 महीने का है, जितना भी उसका ड्यूरेशन है, तो 3 महीने टोटल उसको कन्फाइनमेंट में रहना है, तो ऐसे केस में तो बहुत रिगरस है. तो उसको 7 days से ज़्यादा एट ए टाइम, एक महीने में 7 days, एक महीने में 7 days, एक महीने में 7 days, ऐसे ऐसे करके उसके 3 months 90 days का पीरियड जो है वो कवर करेंगे फॉर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट्स. तो with intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such periods. तो उसका जो ड्यूरेशन है वो बीच में गैप होना चाहिए, क्योंकि एक साथ अगर 3 महीने किसी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे तो बहुत बुरा हाल हो सकता है इंसान का. Enhanced punishment for certain offences after previous conviction. Whoever having been convicted by the court in India of an offence punishable under chapter 10 or chapter 17 of this Samhita with imprisonment of either description for a term of 3 years or upward. अगर कोई भी बंदा जिसको ऑलरेडी किसी कोर्ट ने कन्विक्ट किया है किसी ऑफेंस के लिए, जो ऑफेंस चैप्टर 10 या चैप्टर 17 में आते हैं भारतीय न्याय संहिता के, उसको ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट मिल चुका है 3 साल या उसके ज़्यादा का, that person shall be guilty of any offense punishable under either of those chapter with like imprisonment for like term shall be subject for every such subsequent offense to imprisonment for life or to imprisonment of either description of term which may extend to 10 years. अब ऑलरेडी अगर कोई चैप्टर 10 या चैप्टर 17 के अंदर इम्प्रिजनमेंट है, उसकी सज़ा काट रहा है 3 साल से ज़्यादा, या सज़ा काट के आया है, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड के हिसाब से प्रीवियस कन्विक्शन उसका ये है कि ऑलरेडी उसके पास 3 साल से ज़्यादा इम्प्रिजमेंट हुआ है, तो मतलब उसका रिकॉर्ड ख़राब है. अगर उसका रिकॉर्ड ख़राब है तो अब जब भी उसको इम्प्रिजनमेंट होगा तो या तो उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ होगा, अगर उसने फिर से वही क्राइम किया है अंडर चैप्टर 10 और चैप्टर 17, तो सेम अगर उसने क्राइम किया है, फिर से उसी चैप्टर्स का प्रोविज़न उसने वायलेट किया है, तो अब उसको 3 साल की सज़ा नहीं होगी, अब उसको लाइफ टाइम होगी या फिर एटलीस्ट 10 years की तो होगी ही. अब जनरल एक्सेप्शंस क्या है? एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड. तो nothing is an offense which is done by a person who is or who by a reason of mistake of fact and not by the reason of mistake of law. तो ये हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो आप बोलोगे कि चलेगा, मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होना चाहिए. आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ट्रेन में जा रहा हूँ और टिकट लेनी पड़ती है, मुझे नहीं पता था टिकट लेनी पड़ती है. तो मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो रीज़न वैलिड नहीं माना जाता है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट ठीक है, कोई फैक्ट आपको नहीं पता है, वो अलग बात है. तो नथिंग इज़ अ ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन जिसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है. चलो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो एक बार आपका ऑफेंस नहीं माना जाएगा. लेकिन अगर आप बोलोगे कि नॉट बाय द रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ एंड गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट, ये नहीं बोल सकता कि मुझे लॉ नहीं पता था इसलिए मैंने ये किया. तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया है. अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब by the order of his superior officer in conformity with the commands of law, A has committed no offense. अब A जो है वो फायर कर रहा है, उसके सुपीरियर ऑफिसर ने बोला फायर करो तो उसने किया, तो अभी ये कोई ऑफेंस नहीं है उसके लिए, उसने जो है वो लॉ को जो है वो फॉलो किया है. अब A an officer of a court being ordered by a court to arrest Y and after due enquiry believing Z to be Y, A arrest Z. तो A has committed no offense. अब A ने गलती से Y को Z समझ के अरेस्ट कर लिया, जबकि उसको बोला गया था कि Y को अरेस्ट करो. अब उसने गलत इंसान को अरेस्ट कर लिया. यहाँ पे जो मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इसको मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं बोलेंगे, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है. मतलब उसे पता, गलती से उसने Z को Y समझ लिया और उसने उसे अरेस्ट किया.
तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ की बात नहीं है, बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो फिर उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। अगर वो पकड़ता ही नहीं तो फिर उसने ऑफेंस किया होता कि तुमने लॉ की जो है वो मिस्टेक की है, देयर इज अ मिस्टेक ऑफ लॉ। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उसने जेड को वाई समझ लिया या वाई को जेड समझ लिया, वो जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, इसीलिए ही हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, ये भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अब जो जज है वो गुड फेथ में अच्छे के लिए कर रहा है, तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी कि तुमने इसको ये सज़ा क्यों दी या तुमने ऐसा क्यों बोला। तो जज का जो एक्ट होगा, जब वो जज की कुर्सी पे बैठा है, व्हेन ही इज़ एक्टिंग जुडिशली, तो उसके लिए कुछ भी ऑफेंस नहीं है। नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज़ और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाई लॉ। जो लॉ ने उसको पावर्स दिए हैं वो अगर यूज़ करके कुछ एक्शन ले रहे हैं तो वो जज जो है उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया है। एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर कोई जजमेंट के हिसाब से कोई एक्ट किया है या कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से कुछ एक्ट किया है, पुलिस ने बोला है कि उसको पकड़ के लेके आओ या किसी को समन भेजा है कि आओ, गुड फेथ में कोर्ट के ऐसा कोई काम किया है, तो वहाँ पे कोई भी ये नहीं बोल सकता कि ये ऑफेंस है। तो नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज़ वारंटेड बाई जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, if done whilst such judgment or order remains in force, is an offence, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment order, provided that the person doing the act in good faith believed that the court had such jurisdiction। अब अगर कोर्ट को लग रहा है कि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में है और मैं ये जो चीज़ है वो कर सकता हूँ, तो उसका कोई ऑफेंस नहीं है। मतलब उससे गलती हुई है ये समझने की कि जुरिस्डिक्शन ये जो है वो मेरे जुरिस्डिक्शन में आता है या नहीं आता है, तो ऐसे केसेस भी एक्सेप्शंस हैं। एन एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, तो नथिंग एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एनी पर्सन हु इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ और हु बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एंड नॉट बाय द रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। तो ये तो हम अभी पहले भी पढ़ा कि जो मिस्टेक ऑफ लॉ है वो नहीं चलेगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ठीक है। बिलीव हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग दैट, वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे लॉ नहीं पता था, मुझे तो लगा मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं उसको सज़ा दे रहा हूँ। कोई अगर रास्ते पे कचरा फेंक रहा था तो मैंने तो उसको मारा, झापड़ मारा या कुछ भी किया, तो मैं तो लॉ के गुड फेथ में कर रहा था, तो वैसा नहीं होता है। मतलब आप बोलोगे कि मिस्टेक ऑफ लॉ जो है उसके लिए आपको एक्सेप्शन मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, जैसे हमने केस देखा कि अगर ऑफिसर ने वाई को जेड समझ के अरेस्ट कर लिया तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उसके लिए वो कोई ऑफेंस नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल है एक, फटाफट देख लेते हैं। ए सीज जेड कमिट वॉट अपीयर्स टू ए टू बी मर्डर। ए सीज जेड कमिट what appears to A to be murder। अब A ने Z को जो कमिट करते हुए देखा, उसे लगा कि मर्डर है वो। A in exercise to best of his judgment exerted in good faith of a power which the law gives to all persons of apprehending murderers, in fact seizes Z in order to bring Z before the proper authorities। A has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self defense। अब A को ऐसा लग रहा था कि जो Z है वो मर्डर कर रहा है, लेकिन वो सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए वो किसी को मार रहा था। अब उसने क्या किया, A ने, कि Z को लेके आ गया, सीज किया और उसको अथॉरिटीज़ के बाहर खड़ा कर दिया कि ये किसको मार रहा था। अब वो एक्चुअली सेल्फ डिफेंस में मार रहा था, तो यहाँ पे क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उसने गलत समझा। यहाँ पे लॉ की बात नहीं है, ये नहीं बोला कि कायदा मालूम है कि नहीं मालूम है, तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। उसे ये लगा कि जेड जो है वो मर्डर कर रहा है किसी का, बट कि वो सेल्फ डिफेंस में किसी को मार रहा था, अपने आप को बचाने के लिए किसी को मार रहा था। तो यहाँ पे ए को कोई सज़ा नहीं होगी, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, उसने गुड फेथ में मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से ये जो सिचुएशन है वो आई है। अब एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, नथिंग इज़ एन ऑफेंस
which is done by accident or misfortune and without any criminal intention. अगर कोई criminal intention से नहीं किया गया है, जानबूझ के नहीं किया गया है ऐसा, knowledge in doing of lawful act in lawful manner by lawful means with proper care and caution. तो अभी ये नहीं बोलेंगे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मैंने इंटेंशनली तो नहीं किया था, उसको लग गया. ये इंपॉर्टेंट है, विथ प्रॉपर केयर एंड कॉशन. अगर आप प्रॉपर केयर एंड कॉशियसली चला रहे थे और फिर भी किसी को लग जाता है तो ठीक है, तो भी ठीक है. मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको मार सकते हो एंड ऑल, बट वो ऑफेंस वैसा नहीं. कोई भी ऐसा एक्सीडेंट, कोई भी ऐसा मिसफॉर्चून जो बिना क्रिमिनल इंटेंशन से किया गया है और जो कि प्रॉपर केयर और प्रॉपर कॉशियसली रह के भी किया गया है, तो ऐसे केस जो है वो ऑफेंस नहीं माने जाएंगे. इलस्ट्रेशन है, ए इज एट वर्क विथ अ हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ and kills a man who's standing by. Here, if there was no want of proper caution on a part of A, his act is excusable and not an offense. अगर ये तो एग्जाम्पल हमने उसमें भी देखा था कि अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहा है, उसके ऊपर अगर ईंट गिर जा रही है और वो मर जा रहा है, तो यहाँ पे अगर उसने हेलमेट पहना होता और फिर भी वो मर गया तो बात अलग है. लेकिन अगर उसने हेलमेट नहीं पहना, मतलब उसने प्रॉपर केयर और कॉशन नहीं लिया और फिर भी वो डेंजरस जगह पे गया और उसको लग गया तो वो मर गया, तो यहाँ पे ऑफेंस जो है वो डिसाइड होगा कि उसका इंटेंशन क्रिमिनल था कि नहीं था. उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हर टाइम ये बोलोगे कि मेरा क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, गलती से लग गया, मैंने तो प्रॉपर केयर एंड कॉशियसली काम किया था. इवन इफ अगर वैसे भी लगा है तो भी आपको कॉम्पेंसेट तो करना है. हाँ ठीक है, आप पे